दोस्तों, मैं निखिल खंडेलवाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी यूनिवर्सिटी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए भाई, सभी लोग जुड़ जाओ। सभी को एक बार मेरी तरफ से गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, और काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है क्योंकि आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बैक्टीरियोलॉजी, है ना। तो बड़ा बैक्टीरियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल छोटा सा बेसिक सा पोर्शन है हमारा, उसको अपन पढ़ लेते हैं। उसके बाद अपन बैक्टीरियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बार वापस सभी को गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करें फिर सेशन को। चलिए देखिए, आज वैसे अपना छोटा सा टॉपिक है डिजीज ट्रायंगल और डिजीज टेट्राहेड्रा, है ना। इनके बारे में आप लोगों को बता देता हूं। कई बार पूछते हैं बेटा कि इनमें से कौन सा फैक्टर डिजीज ट्रायंगल में है और कौन सा नहीं है। तो बिल्कुल छोटे छोटे से दो पॉइंट है कि डिजीज ट्रायंगल, तो आप लोगों को याद रखना है कि डिजीज ट्रायंगल में तीन फैक्टर्स आते हैं। पहला फैक्टर है पैथोजन। कौन सा है? पैथोजन। तो पैथोजन इज अ फर्स्ट फैक्टर ऑफ द डिजीज ट्रायंगल। सेकंड फैक्टर है होस्ट और थर्ड है बेटा एनवायरनमेंट, है ना। तो ये आप लोगों को सिर्फ नेम याद रखना है। तो इस यहाँ पर बिल्कुल बेसिक सा समझते हुए अपन को चलना है कि डिजीज ट्रायंगल क्या है, ठीक है। तो डिजीज ट्रायंगल के अंदर तीन आप लोगों को फैक्टर्स याद रखने हैं, पैथोजन, होस्ट और एनवायरनमेंट। अब देखो, डिजीज पिरामिड के अंदर बेटा एक पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पर एक और फैक्टर ऐड हो गया है, और वो फैक्टर कौन सा है साहब? वो फैक्टर है टाइम। कौन सा है? टाइम, ठीक है। तो वहां पर देखो, अब अपन होस्ट भी पढ़ रहे थे, ठीक है, पैथोजन भी पढ़ रहे थे, एनवायरनमेंट भी पढ़ रहे थे, और इसी के साथ में वहां नया एक फैक्टर ऐड होता है। वो फैक्टर कौन सा होता है साहब? टाइम। कौन सा होता है? टाइम। तो ये आप लोग याद रखोगे डिजीज पिरामिड के अंदर। अब देखो, यहां पर मैंने पॉइंट भी ऐड करवाया है कि जो डिजीज पिरामिड है ना, डिजीज पिरामिड के अंदर आप लोगों को याद रखना है कि स्टीवंस और जेडॉक्स एवं वेल्डर प्लैंक तीनों ने जो समय है इसको भी रोग के चौथे कारक के रूप में बताया है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो, अपन स्टार्ट करते हैं भाई आज का अपना टॉपिक, और टॉपिक कौन सा है? प्लांट बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहां प्लांट बैक्टीरियोलॉजी में हम प्लांट से रिलेटेड बैक्टीरिया के अंदर बात करने वाले हैं, जो प्लांट के अंदर हार्मफुल है, ठीक है, या हो सकता है कि कुछ बेनिफिशियल भी है। तो हम यहां पर सीधी सी बात करें तो बैक्टीरियोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, पादप जीवाणु विज्ञान के बारे में, जिनके जनक माने जाते हैं ईजे स्मिथ साहब। और बिल्कुल ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कंप्लीटली कंसेप्चुअल टॉपिक है। मैं यहीं पर आपको ये कंप्लीटली समझा दूंगा, बस आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन सबसे पहले कि प्लांट बैक्टीरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया दैट लिव इन और अराउंड द प्लांट, यानी कि प्लांट के अंदर या प्लांट के आसपास रहने वाले जो बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? प्लांट बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। सेकंड पॉइंट बात करें फादर ऑफ प्लांट बैक्टीरियोलॉजी, तो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईजे स्मिथ साहब जो है इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ प्लांट बैक्टीरियोलॉजी। और बेटा मैंने ये भी बताया था, इन्होंने जो कोच साहब थे, ठीक है, कोच का फोर्थ पोस्टुलेट दिया था, फोर्थ पोस्टुलेट, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ था क्या है क्या नहीं है, पिछली क्लास में ही बताया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की डिस्कवरी भी मैंने आपको बताई है कि जो बैक्टीरिया है इसको 1676 के अंदर डिस्कवर किया है, ये आप लोग याद रखोगे। डिस्कवर करने वाले कौन थे? तो एंटोवन ल्यूवेनहुक साहब है, ल्यूवेनहुक साहब ने इनको डिस्कवर किया, और नाम क्या दिया भाई? एनिमलक्यूल। तो एनिमलक्यूल जो नाम है ये दिया था किसने? ल्यूवेनहुक ने। यानी कि आपसे पूछे कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की है, तो सीधा सा सिंपल सा आंसर आ जाएगा कि साहब डिस्कवरी ल्यूवेनहुक साहब ने की है। लेकिन आपसे पूछे कि बैक्टीरिया शब्द किसने दिया है, तो बेटा ध्यान रखना, टर्म जो बैक्टीरिया दी गई है वो गॉटफ्रीड एंडरबर्ग के द्वारा दी गई है ना। ये एंडरबर्ग है, इन साहब के द्वारा टर्म दी गई है, ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, अपन बात करें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी टेक्निक कौन है बेटा? तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी टेक्निक कहा जाता है रॉबर्ट कोच को। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट कोच। अब देखो, ये तो बिल्कुल अपनी बेसिक सी बात कर चुके हैं। एक और पॉइंट याद रखना है आप लोगों को, और वो है फर्स्ट प्लांट बैक्टीरियल डिजीज। पहली प्लांट बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है? तो फायर ब्लाइट ऑफ पियर। कौन सी है बेटा? फायर ब्लाइट ऑफ पियर। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, इसको बोला जाता है हिंदी में नाशपति का दग्ध अंगमारी रोग। ये जो है बेटा, इसको अग्निदोष नहीं है बेटा, ये नाशपति का दग्ध अंगमारी, नाम क्या है इसका? दग्ध अंगमारी रोग, दग्ध अंगमारी रोग। ये जो रोग है बेटा, ये रोग नाशपति के अंदर किसकी वजह से होता? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सा था? इर्विनिया एमाइलोवोरा। तो ये भी आप लोग याद रखोगे। फर्स्ट बैक्टीरिया का पेटेंट, पेटेंट क्या होता है? तो बेटा जब भी साइंटिस्ट
या आप कह सकते हैं कि साइंस की फील्ड में नई डिस्कवरी होती है तो उसको सिक्योर करने के लिए क्या करवाया जाता है, पेटेंट करवाया जाता है। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया का पेटेंट हुआ था वो बैक्टीरिया कौन सा था, स्यूडोमोनास पुनेटा, और इसको पेटेंट करवाने वाले कौन थे, तो चक्रवर्ती साहब। कौन थे, चक्रवर्ती साहब थे। तो ये भी आप लोग याद रखोगे। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं साहब, बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरिया के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था जब मैंने बात करी थी कि बेस्ड ऑन द कॉजल ऑर्गेनिज्म एक क्लासिफिकेशन पढ़ा है, तो मैंने वहां पर भी आपको बताया था। तो बैक्टीरिया कैसे होते हैं भाई, बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोट। कैसे होते हैं बेटा, तो आप लोगों को ये बिल्कुल सिंपल से तरीके से याद रखना है कि एक तो ये कैसे हैं बेटा, प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट भी कैसे हैं, यूनिसेलुलर। कैसे हैं भाई, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है। क्यों है बेटा इसको प्रोकैरियोट श्रेणी में क्यों रखा है, क्योंकि इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। किस प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाएगा, प्रिमिटिव। देखो एक डायग्राम आएगा, उस डायग्राम में सारी चीज मैं आप लोगों को समझा दूंगा, अभी बस सिर्फ आप लोगों को सुनना है। अगर आप लोग इसको सुनोगे तो यहीं पर याद हो जाएगा। तो आपको याद रखना है बेटा कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो किस टाइप का होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है, आद्य प्रकार का होता है ना। एक पॉइंट तो ये याद रखोगे कि प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस या पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस यहां पर प्रेजेंट रहता है, पहला पॉइंट। सेकंड, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्यों बेटा, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को याद रखना है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों ही क्या होते हैं, एब्सेंट। न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहां पर एब्सेंट होती है, ये भी आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट, ट्रू क्रोमोसोम एब्सेंट है बेटा, ये इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, इसमें नॉन स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। वो कौन कौन सी है वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा ये आपको याद रखना है कि इसके अंदर स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाएगी। सेल ऑर्गेनल सारे के सारे एब्सेंट है, किसके अलावा, राइबोसोम। केवल इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है बेटा। कैसा राइबोसोम, 70S राइबोसोम इसमें पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सब यहां क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो बिल्कुल साधारण सिंपल सा हमारा बैक्टीरिया है जो आप लोगों को याद रखना है। इसका डायग्राम आप लोग आगे देख सकते हैं इस प्रकार से। ये स्ट्रक्चर है बेटा किसकी, बैक्टीरिया की। किसकी स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर आप जब देखते हैं तो आप लोगों को यहां पर इस तरीके की स्ट्रक्चर नजर आती है, और आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग 3 लेयर्स आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये 3 लेयर कौन कौन सी है, तो बेटा देखो सबसे ऊपर ही ऊपर आपको एक येलो कलर की एक हार्ड स्ट्रक्चर यहां पर दिखाई दे रही है। इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं बेटा कैप्सूल। क्या है ये कैप्सूल लेयर, तो इसके बारे में आपको बता देता हूं बेटा। ये जो कैप्सूल लेयर है ये ग्लाइकोकोलिक्स की लेयर होती है बेटा। किसकी होती है, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है बेटा। कैसी होती है, ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है ये जब बेटा थिन होती है, कैसी होती है, थिन होती है, यानी कि पतली होती है, तो अपन इसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। क्या बोलते हैं बेटा, स्लाइम लेयर के नाम से जानते हैं बेटा। और जब बेटा ये थिक होती है, कैसी होती है, थिक होती है, या आप कह सकते हैं कि टफ होती है, ठीक है। तो बेटा ये इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं कैप्सूल लेयर। क्या बोलते हैं, कैप्सूल लेयर। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि सबसे ऊपर ही ऊपर एक परत पाई जाती है। यहां पर भी आप लोग देख पा रहे हो कि यहां एक परत पाई जा रही है, इस परत को अपन बोल रहे हैं कैप्सूल लेयर। ये कैप्सूल लेयर मेनली बेटा ध्यान रखना ग्राम नेगेटिव टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव या आप कह सकते हैं कि बेटा पैथोजेनिक प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली उन्हीं के अंदर ये आपको देखने को मिलेगी। और बेटा ये जो कैप्सूल लेयर है या आप कह सकते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है, ये ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है बेटा। किसका बना होता है ये, तो बेटा ये ध्यान रखना ये मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होगा, या आप कह सकते हो बेटा ग्लाइकोप्रोटीन्स और एक्सो, हाँ बेटा ये याद रखना है एक्सोपॉलीसैकेराइड, एक्सोपॉलीसैकेराइड्स का ये बना होता है, तो ये आप लोग याद रखोगे। तो ये सबसे बाहर की लेयर कौन सी होगी बेटा, सबसे बाहर की लेयर हो गई है कैप्सूल लेयर, या इस कैप्सूल लेयर को आप इनडायरेक्टली क्या कह सकते हो, ग्लाइकोकोलिक्स लेयर है। सेकंड अपन बात करें भाई तो यहां आप लोगों को लेयर दिख रही होगी, उस लेयर कौन सी बेटा, सेल वॉल। कौन सी है, सेल वॉल। बेटा सेल वॉल यहां पर सेकंड लेयर है और ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की। किसकी बनी होगी बेटा, तो ये आपको याद रखना है पेप्टिडोग्लाइकन,
पेप्टिडोग्लाइकन या फिर आप कह सकते हैं कि म्यूरिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा? पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन। अब देखो आप सभी को पता है कि जो सेल वॉल है, ये वाली जो लेयर है सेल वॉल वाली, इसका मेन काम क्या होता है? तो इंटरनल जो ऑर्गन्स है, ठीक है, या आप क्या कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया की पूरी सेल है उसको बाहरी खतरे से बचाने का काम किसका होता है? सेल वॉल का होता है। सेल वॉल के बाद अपन बात करें तो बेटा ये जो सेल वॉल है ना, ये पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन की बनी होगी। इसके बाद थर्ड लेयर आती है कौन सी बेटा? सेल मेम्ब्रेन। कौन सी आएगी भाई? थर्ड और इंपोर्टेंट लेयर आती है सेल मेम्ब्रेन। ये कई बार पूछा जाता है साइटोप्लाज्म के साथ में कौन सी लेयर जुड़ी होती है? तो सेल मेम्ब्रेन जुड़ी होती है। और बेटा ये फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा? तो ये आप लोगों को याद रखना है कि फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है बेटा। किस किस की? फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन की ये बनी होगी। तो ये भी आप लोग याद रखोगे, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो आप लोग बेटा यहां पर देख पा रहे हो कि यहां पर एक सब्सटेंस है जिसको न्यूक्लियोइड बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है बेटा? न्यूक्लियोइड। क्या है ये न्यूक्लियोइड? तो बेटा यहां आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर डबल स्टैंडर्ड एक सर्कुलर डीएनए पाया जा रहा है। ये क्या है बेटा? ये है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। क्या है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जा रहा है। इसी को आप क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोइड। और बेटा इसी को अपन जीनोफोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोफोर के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखोगे। अब देखो यहां पर एक स्ट्रक्चर है बेटा, ये भी सर्कुलर है और इसको अपन बोल रहे हैं प्लाज्मिड। क्या होता है बेटा ये प्लाज्मिड? तो ध्यान रखना बेटा, ये होता है एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है बेटा? एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल बेटा। या फिर आप इसी को क्या कह सकते हैं? इसी को आप कह सकते हैं कि सर इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या पाया जा रहा है? एक डीएनए पाया जा रहा है। इस एक्स्ट्रा डीएनए को ही अपन क्या कह रहे हैं? प्लाज्मिड। ठीक है, तो कोई जितनी भी चीज मैं यहां बता रहा हूं ना आगे लिखी हुई है, आप इसको बस यहां समझेंगे तो आगे अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आप लोग यहां देखोगे कि सेल मेम्ब्रेन अंदर की साइड इनफोल्ड हो रही है, अंदर की साइड फोल्ड हो रही है और फोल्ड होकर के एक स्ट्रक्चर बना रही है। उस स्ट्रक्चर को अपन बोल रहे हैं मीजोसोम। क्या बोल रहे हैं? मीजोसोम। ये मीजोसोम क्या करते हैं बेटा? तो बेटा यहां पर ये याद रखना कि मीजोसोम यहां पर रेस्पायरेशन का काम करेंगे। किसका काम करेंगे भाई? रेस्पायरेशन, या आप कह सकते हैं कि एटीपी फॉर्मेशन का या एनर्जी फॉर्मेशन का ये काम करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो रेस्पायरेशन कौन करेगा? तो बेटा ये जो मीजोसोम्स होते हैं ये यहां पर क्या करते हैं? रेस्पायरेशन करेंगे। इसके बाद देखो यहां अपन बात करें तो यहां पर आपको राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ये राइबोसोम्स है, तो आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया में कितने कौन से राइबोसोम्स होते हैं? तो 70S राइबोसोम्स होते हैं, जिसको आप तोड़ सकते हो 30S और 50S सब यूनिट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ये आप लोग देख भी पा रहे हैं साइटोप्लाज्म में है। इसके बाद देखो यहां पर आप लोगों को पाइनस दिखाई दे रहा है। ये पाइनस को ही आप बेटा पाइलाई भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पाइलाई। तो पाइनस और पाइलाई जो है बेटा ये एक हेयर लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर। और ये जो थ्रेड लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये हेल्प करती है बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन में। किसमें बेटा? कॉन्जुगेशन के टाइम पर ये बैक्टीरिया को हेल्प करती है। यहां पर अब साइड में ये छोटी छोटी सी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं बेटा, इसको बोला जा रहा है फ्लैजेलम। क्या बोला जा रहा है? फ्लैजेलम। ये जो फ्लैजेलम है बेटा ये बैक्टीरिया में लोकोमोशन ऑर्गन का काम करती है। किसका काम करती है बेटा? लोकोमोशन ऑर्गन का। या आप कह सकते हैं बेटा कि जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को मूवमेंट प्रोवाइड करने का काम जो करती है वो कौन करती है? फ्लैजेला। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ आप लोगों को? हाँ, नेहा, श्रवण, वंदना, स्नेहा, क्लियर है ये आप लोगों को? वापस एक बार डिफाइन कर देता हूं, ध्यान से सुनना है आप लोगों को। मैंने क्या बताया कि बैक्टीरिया की सेल है, इसमें कुल मिला के 3 लेयर बताई। सबसे ऊपर ही ऊपर एक लेयर पाई जाती है आउटर मोस्ट लेयर, जिसको ग्लाइकोकोलिक्स लेयर कहते हैं। ग्लाइकोकोलिक्स लेयर अगर थिन है तो वो स्लाइम लेयर बनाती है, अगर वो थिक है या टफ है थोड़ी तो वो क्या बनाती है बेटा? कैप्सूल लेयर। तो यहां पर कैप्सूल लेयर आपको दिखाई दे रही है, किसकी बनी हुई है बेटा? तो मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और एक्सोपॉलीसैकेराइड। ग्लाइकोप्रोटीन और एक्सोपॉलीसैकेराइड की बनी हुई है, तो सबसे बाहर की लेयर हो गई। इसके
इसके बाद सेकंड लेयर की, देखो ये कैप्सूल लेयर तो कंप्लीट हो गई, सेकंड लेयर की अपन बात करते हैं। और सेकंड लेयर मैंने आपको क्या बताया कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये ब्लैक कलर की जो लेयर आपको दिखाई दे रही है बेटा, ये क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल मैंने आपको बताया कि बेटा पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन की बनी होती है, तो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अंदर ये देखो, अंदर की साइड आप लोगों को ये वाली, मैं आप लोगों को ब्लू करके दिखा रहा हूं, ये वाली जो लेयर दिखाई दे रही है, इसको अपन ने क्या कहा है बेटा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई है। ये तीनों लेयर्स क्लियर है बेटा। इसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि यहां पर राइबोसोम पाए जाते हैं। कौन से होते हैं? 70S राइबोसोम्स होते हैं इसमें। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि यहां पर न्यूक्लियोइड दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियोइड क्या है बेटा? तो न्यूक्लियोइड इज अ जेनेटिक मटेरियल, जिसको आप क्या कहते हैं? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए यहां पर पाया जाता है। इसी को न्यूक्लियोइड बोल सकते हो, इसी को जीनोफोर बोल सकते हो। तो ये यहां पर प्रेजेंट है और ये किस प्रकार का है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है, तो ये भी आप लोग याद रखोगे। इसके बाद देखो यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल दिखाई दे रहा है। इस एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं भाई? प्लाज्मिड बोलते हैं। मीजोसोम्स क्या है? इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है, इसी को अपन मीजोसोम बोलते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी साइट का काम यहां पर करने वाला है। इसके बाद पाइलस या पाइलिन क्या है बेटा? तो पाइलाई या पाइलस जो है यहां पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि बैक्टीरिया को कॉन्जुगेशन के टाइम पर हेल्प करने का काम करेगी। फ्लैजेलम क्या है बेटा? तो यहां पर आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, जिसको अपन फ्लैजेलम बोल रहे हैं। और ये फ्लैजेलम बैक्टीरिया में लोकोमोशन ऑर्गन का काम करती है। और ये बेटा ध्यान रखना, फ्लैजेलिन प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? फ्लैजेलिन प्रोटीन की ये बनी होगी। तो बिल्कुल छोटी सी मैंने आप लोगों को ये कथा समझाई है। अगर ये कथा आपको समझ में आई है तो आगे की चीज बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाली है। तो यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, चलो आगे अपन बात करते हैं भाई। और आगे देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले मैंने आप लोगों को आउटर स्ट्रक्चर बताई है, तो आउटर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो फर्स्ट अपन बात करने वाले हैं आउटर लेयर ऑफ बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया बेटा ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है, बताया था नहीं बताया? ये बताया। सबसे पहले देखो 1 नंबर लगाकर भी डाला हुआ है कि यहां पर क्या प्रेजेंट है बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। ग्लाइकोकैलिक्स लेयर थिन है तो उसको स्लाइम लेयर का है, थिक है तो उसको कैप्सूल लेयर का है। तो देखो यही चीज मैंने यहां पर भी लिखी हुई है, तो पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ग्लाइकोकैलिक्स लेयर को देखो, मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड एक्सोपॉलीसैकेराइड। यही मैंने बताया बेटा कि देखो ये जो ये देखो ये लिखा हुआ कि मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड एक्सोपॉलीसैकेराइड। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो ये आपको याद रखना है कि किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन और एक्सोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। अगर थिन है बेटा, लेयर थिन है या सॉफ्ट है, थिन और अगर सॉफ्ट है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर बोलेंगे। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स लेयर थिक है और टफ है बेटा, ठीक है और टफ है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? कैप्सूल लेयर बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट मैंने बता दिया आपको। मैंने ये भी बताया कि कैप्सूल लेयर मेनली किसमें पाई जाती है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। बताया नहीं बताया? बिल्कुल, देखो यहां पर लिखा हुआ है कि देखो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाई जाती है। बताया था कि नहीं बताया? बिल्कुल बताया। इसके बाद देखो कैप्सूल लेयर प्ले a role in preventing phagocytosis in bacteria। phagocytosis में हेल्प करती है प्रिवेंट करने में, तो ये भी आप लोग याद रखोगे। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स लेयर आई होप ये आपकी क्लियर है। इसके बाद देखो सेकंड अपन ने सेल वॉल की बात करी। किसकी बात करी भाई? सेल वॉल। और सेल वॉल में मैंने आपको बताया कि मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन म्यूरिन। बताया या नहीं बताया? बिल्कुल, देखो ये डायग्राम से समझते हुए चलना है। देखो यहीं पे मैंने बताया कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको सेल वॉल बोला है और पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन की बनी हुई है। तो यहां पर भी देखो यही चीज लिखी हुई है कि मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन, और इसी को आप म्यूकोपेप्टाइड भी बोल सकते हो, म्यूरामिक एसिड भी बोल सकते हो। तो इसकी ये बनी हुई होगी, है ना? तो बिल्कुल इजी पार्ट है। अब देखो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट निकल के आ रहा है कि ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है ये पॉलीमर है भाई किसका? एमाइनो शुगर्स का। किसका है? एमाइनो शुगर्स का पॉलीमर है, जो कि बना होता है नैग और नैम। 2 शुगर है बेटा, एक शुगर है नैग और एक है नैम, है ना? ये बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को याद रखने के लिए नैग और नैम नाम दिए हुए हैं। बाकी इसका नेम क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसिमाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये आप लोग याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के लिख लेना। यहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, है ना? दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी। चलो आगे अपन बात करें तो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, देखो सेल
सेल वॉल के बारे में ही, सेमी रिजिड स्ट्रक्चर है दैट सराउंड द अंडरलाइंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ पाई जाती है। प्रोटेक्ट द सेल एंड इनर पार्ट्स ऑफ द एडवर्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट, यानी कि सेल को प्रोटेक्ट करने का काम भी सेल वॉल का ही है। मेजर फंक्शंस आप सभी जानते हैं, प्रिवेंट द सेल फ्रॉम रैप्चरिंग, यानी कि रैप्चरिंग से टूटने से बचाते हैं, मेंटेन शेप को मेंटेन करेंगी। तो ये सारे पॉइंट वैसे बेसिक है जो आपको आते हुए, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया कि इसी को अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो, इट एनक्लोज द साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म के चारों तरफ पाई जाएगी, क्योंकि अंदर ही अंदर की लेयर है। क्योंकि फर्स्ट सबसे बाहर कौन सी बताइए बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, या आप कैप्सूल भी बोल सकते हैं। सेकंड सेल वॉल, और इसके अंदर ही अंदर लेयर पाई जाती है जो कि साइटोप्लाज्म के चारों तरफ होती है। उसी को मैंने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया है। तो देखो, इट एनक्लोज द साइटोप्लाज्म एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स की ये बनी होगी। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट बात करें भाई, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड करंट मॉडल ऑफ द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड बेटा ये जो पॉइंट है ना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ना, ये आप लोगों को याद रखना है कि जो इसके लिए जो सबसे अच्छा मॉडल दिया हुआ है वो जोनाथन सिंगर के द्वारा और निकोलसन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखो, नेक्स्ट बात करें मीजोसोम। मीजोसोम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा पूछा जाता है मीजोसोम। मीजोसोम देखो क्यों पूछा जाता है? क्योंकि मीजोसोम नहीं हो तो बैक्टीरिया को एनर्जी ही नहीं मिले, बैक्टीरिया रेस्पिरेशन ही नहीं कर पाए। तो देखो, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरियल सेल फोल्ड इनवर्ड, मैंने आपको बताया था कि अंदर की साइड फोल्ड होती है एंड फॉर्म ए वेसिकुलर लाइक स्ट्रक्चर विच इज नॉन एज मीजोसोम, जिसको अपन ने क्या कहा था भाई? मीजोसोम कहा था। तो एक बार वापस डायग्राम में जाते हैं, वापस देखते हैं कि क्या सच में ही वो फोल्ड हो रही थी क्या सेल मेम्ब्रेन? बिल्कुल, देखो यहां पर भी आप देखोगे तो ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर फोल्ड हो रही है, और यहां पर भी मैंने आपको बताया था बेटा कि देखो ये सेल मेम्ब्रेन यहां पर फोल्ड हो रही है और अंदर की साइड फोल्ड होती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? इसी जगह को अपन मीजोसोम के नाम से जानते हैं। अब देखो, इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन परफॉर्म करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट ही नहीं है। अब रेस्पिरेशन कौन करेगा? वहां पर एटीपी सिंथेसिस कौन करेगा? वहां पर एनर्जी प्रोडक्शन कौन करेगा? तो ये सारे के सारे काम कौन करने वाला है? मीजोसोम करने वाला है, ठीक है। जैसे कि अपन बात करें तो इट परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो देखो, ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इट ऑल्सो हेल्प इन द सेप्टम फॉर्मेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये आप लोगों को याद रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए भी हेल्प करता है। एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के बिल्कुल समान काम करने वाला है, एनालोगस है, ये भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। और मेनली किस में पाया जाता है बेटा? तो ये आप लोग याद रखोगे कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उसके अंदर मीजोसोम ज्यादातर पाए जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट पाइलाई। पाइलाई मैंने आपको बताया था कि पाइलाई पाइलिन प्रोटीन से बनी एक हेयर लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है। दो तरीके की पाइलाई होती है, सिंपल पाइलाई और सेक्स पाइलाई। तो दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, ऑन द सरफेस ऑफ द सम बैक्टीरियल सेल्स फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ पाइलिन प्रोटीन। किसकी बनी होती है बेटा? पाइलिन प्रोटीन आर फाउंड विच इज नॉन एज पाइलाई, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? पाइलाई बोलते हैं। इट हेल्प द सेल टू सिक टुगेदर, यानी कि बिल्कुल चिपके रहने में हेल्प करती है ऑन द लिक्विड मीडियम एंड ड्यूरिंग द कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में भी हेल्प करती है और बेटा वो चिपके रहने में भी क्या करती है? हेल्प। तो बिल्कुल इजी पोर्शन है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बैक्टीरिया? अरे भाई लोगों को बताते चलना भाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ाता जाऊं आप लोगों के पल्ले पड़े या नहीं पड़े। हाँ भाई, कमल किशोर, नेहा, श्रवण, शिल्पा, वीरेंद्र, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई बैक्टीरिया? जो लोग लेट, वंदना सॉरी, यहां तक जो पढ़ाया है वो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे बढ़े, फिर बता देना सभी लोग कमेंट करके भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा तो नो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वापस पढ़ लेंगे क्योंकि ये जो चीज है ना, ये सारी कंसेप्चुअल है, रट सकते ही नहीं हो आप लोग, इसको नहीं रट सकते, इसको समझोगे तो आएगा, ठीक है। इसलिए बहुत ही सिंप्लीफिकेशन में मैटर प्रोवाइड करवा रहा हूं मैं आपको। बाकी इसको पढ़ने में ना अच्छे अच्छों की नींद गायब हो जाती है, लेकिन बहुत सिंप्लीफिकेशन किया है इसके लिए बैठ के।
तो फटाफट बता देना भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो आगे बात करें तो आगे अपन बात करते हैं कि पाइलाई। मैंने आपको बताया कि दो प्रकार की होती है, एक होती है सेक्स पाइलाई और एक होती है कॉमन। सेक्स पाइलाई तो बेटा ये हेल्प करती है कॉन्जुगेशन में और ये हेल्प करेगी अटैचमेंट में, ये दोनों मैंने आपको बताई दी है। अब देखो अपन बात करें फ्लैजेला, किसके बारे में बात करेंगे? फ्लैजेला। फ्लैजेला में मैंने आप लोगों को बताया, बिल्कुल गुड इवनिंग पूनम, फ्लैजेला में मैंने आपको बताया कि इट इज अ लोकोमेटरी ऑर्गन, या आप कह सकते हो कि बैक्टीरिया को मूवमेंट करने में हेल्प करता है और फ्लैजेलिन प्रोटीन की बनी होती है और एक प्रकार की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। बताया नहीं बताया? बिल्कुल बताया। तो देखिए वन बाय वन, तो मैनी बैक्टीरियल्स आर मोटाइल, यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि गतिशील होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो दिस मूवमेंट is achieved due to the fine filament like structure present on the cells which is known as flagella, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? फ्लैजिला। यानी कि बैक्टीरिया को लोकोमोशन में या आप कह सकते हैं कि मूवमेंट में हेल्प करता है। कौन करता है बेटा? बैक्टीरिया। तो ये आप लोग याद रखोगे। फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। फ्लैजिला किससे बनी होती है बेटा? तो फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर के बनी होगी, तो ये भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। इसके बाद देखो अपन बात करें तो फ्लैजिला को ही हिंदी में कशाबिका बोलते हैं, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो देखो इसकी बॉडी पर रिंग प्रेजेंट होती है, तीन तरीके की, तीन अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, रिंग, हुक और फिलामेंट, है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो अपन बात करेंगे तो बेस्ड ऑन द फ्लैजिला अरेंजमेंट बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। बेटा ये जो स्लाइड है ना, ये स्लाइड के अंदर आप लोगों को ये जो पार्ट दिया हुआ है, ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है, इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इसको इसलिए नहीं पढ़ना है बिकॉज कि इसके जो डायग्राम्स है ना वो थोड़े से गलत दिए हुए हैं, तो कोशिश करते हैं इसको हटाने की, अगर हटता है तो चलो कोई बात नहीं, अपन आगे बात करेंगे। बस हेडिंग पढ़ लो कि बेस्ड ऑन द फ्लैजेलम अरेंजमेंट बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। तो बैक्टीरिया को कुल मिला के 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब वो 6 ग्रुप्स कौन कौन से हैं, उन 6 ग्रुप्स की वन बाय वन अपन करते हैं बात। देखो सबसे पहले आप लोगों को दिखाई दे रहा है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस का मतलब क्या होता है कि ये एक बैक्टीरियल सेल है। ये क्या है? बैक्टीरियल सेल। इस बैक्टीरियल सेल की बॉडी पर अगर एक ही फ्लैजिला अवेलेबल है, कितनी फ्लैजिला? एक, सिंगल फ्लैजिला अगर अवेलेबल है, इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? मोनोट्राइकस। अगर बेटा इसकी दोनों साइड, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है कि बैक्टीरियल सेल के एक एंड पर अगर एक फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसको तो बोलेंगे मोनोट्राइकस। अगर बेटा इसकी बॉडी के दोनों एंडों पर एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे एम्फीट्राइकस बेटा। इसके बाद अपन बात करें तो यहां पर सेफेलोट्राइकस है। सेफेलोट्राइकस का मतलब होता है कि एक एंड पर बेटा, एक एंड पर गुच्छे में, है ना, एक एंड पर गुच्छे में, कोई से भी एक एंड पर, चाहे इस पे बना दो चाहे उस पे बना दो, तो एक एंड पर गुच्छे में अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है, सिर्फ प्रेजेंट कहां पर है? एक ही एंड पर, बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर नहीं, एक एंड पर अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसको सेफेलोट्राइकस बोलेंगे। लोफोट्राइकस का मतलब क्या होता है कि दोनों एंड पर बेटा, कितने एंड पर? दोनों एंड पर गुच्छे में फ्लैजिला प्रेजेंट है, इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को बोलेंगे लोफोट्राइकस। इसके बाद देखो बात आएगी पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस का मतलब होता है कि बैक्टीरिया सेल की पूरी बॉडी पर, बैक्टीरियल सेल की पूरी बॉडी पर अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो इसको अपन क्या बोलेंगे भाई? पेरिट्राइकस बोलेंगे। और एट्राइकस का मतलब अगर फ्लैजिला एब्सेंट है, इस कंडीशन को एट्राइकस बोलेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लैजिला या फ्लैजिला के प्रेजेंस की बेस पर पे या अरेंजमेंट के बेस पर जो यहां पर जो बैक्टीरिया है उसको कुल मिला के 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है और इनके एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में वन बाय वन अपन बात कर लेते हैं। देखो ये आप लोग मत पढ़ना भाई, इसको मैं काट देता हूं क्योंकि इनके जो डायग्राम है वो गलत छप गए हैं। मैंने उनको बोला भी था कि इसको हटा देना भाई साहब, लेकिन उन्होंने हटाया नहीं, तो ये आप लोग हटा लेना। ऑलराइट, ठीक है, ये पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है, इरेज कर देंगे अपन इसको। तो देखो वन बाय वन, मोनोट्राइकस बैक्टीरियल सेल्स व्हिच हैव ओनली वन फ्लैजिला एट वन हैंड, यानी कि यहां पर इसकी बॉडी के एक एंड पर एक फ्लैजिला प्रेजेंट है, इस कंडीशन को क्या कहा भाई? मोनोट्राइकस। एग्जांपल याद रखने हैं, ज़ैंथोमोनास और विब्रियो। कौन कौन से हो जाएंगे भाई? ज़ैंथोमोनास और विब्रियो, इसके दोनों एग्जांपल हो जाएंगे। सेकंड अपन बात करें एम्फीट्राइकस, किसकी बात कर रहे हैं? एम्फी। एम्फी में देखो व्हेन ए सिंगल फ्लैजिलम इज प्रेजेंट एंड बोथ एंड, यानी कि दोनों एंड पर एक एक फ्लैजिला जब पाई जाती है, ठीक है, दोनों
एंड पर एक एक फ्लैजिला पाई जाती है, क्या कहलाता है? एम्फीट्राइकस। एग्जांपल स्यूडोमोनास की कुछ जातियां है ना, और नाइट्रोसोमोनास इसका एग्जांपल हो जाएगा। इसके बाद देखो बात करें सेफेलोट्राइकस। सेफेलोट्राइकस व्हेन ए नंबर ऑफ फ्लैजिला आर प्रेजेंट एट वन एंड, यानी कि एक एंड पर नंबर ऑफ फ्लैजिला। नंबर ऑफ फ्लैजिला का मतलब होता है कि एक से ज्यादा फ्लैजिला वहां पर प्रेजेंट होती है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को सेफेलोट्राइकस। एग्जांपल की बात करें तो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस जो बैक्टीरिया है वो, और माइकोबैक्टीरियम जो है इसका एग्जांपल हो जाएगा। बिल्कुल विकास, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलो इसके बाद देखो अपन बात करें लोफोट्राइकस। तो देखो दोनों एंड पर जब गुच्छे में फ्लैजिला प्रेजेंट होगी तो लोफोट्राइकस। तो व्हेन मैनी फ्लैजिला आर प्रेजेंट एट बोथ एंड ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल की बोथ एंड पर मैनी फ्लैजिला प्रेजेंट होगी, कंडीशन क्या कहलाएगी? लोफोट्राइकस। इसके बाद अपन बात करें तो पेरीट्राइकस। किसकी बात करें भाई? पेरी, यानी कि व्हेन फ्लैजिला आर प्रेजेंट ऑल अराउंड द बैक्टीरियल सेल, यानी कि बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ जब फ्लैजिला पाई जाएगी क्या कहलाएगा बेटा? पेरीट्राइकस। एट्राइकस यानी कि बैक्टीरियल सेल्स विदाउट फ्लैजिला, फ्लैजिला के बिना जो बैक्टीरियल सेल्स है इन्हें अपन क्या कहेंगे? एट्राइकस। क्या कहने वाले हैं भाई? एट्राइकस कहने वाले। तो ये सब कुछ क्लियर है, बिल्कुल इजी पोर्शन है। अगर आप लोग बीज में जुड़े हैं तो पहले मैं एक डायग्राम को एक्सप्लेन कर चुका हूं, उस डायग्राम को आप पढ़ लेना तो पूरा बैक्टीरिया समझ में आ जाएगा। अदरवाइज बैक्टीरिया का आप लोगों को बीबी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है? तो एक डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया बेटा, इस डायग्राम को आप जो भी लेट जुड़े हैं क्लास में वो प्लीज इस डायग्राम को देख लेना। इस डायग्राम के अंदर ही मैंने आधी से ज्यादा बैक्टीरियोलॉजी खत्म कर दी है, ठीक है? तो इस बिल्कुल डलवाते हैं विकास, है ना? तो इस पूरे के पूरे डायग्राम में ही मैंने कंप्लीट कर दिया है ना। आज का पूरा सेशन इस डायग्राम के बेस पर ही है, तो आपको इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखना है ना? तो जो भी लेट जुड़े हैं इस डायग्राम को जरूर देखना है ना। चलो इसके बाद देखो अपन बात करें तो इसके बाद अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में भाई? तो इसके बाद अपन बात करने वाले हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है। आउटर मेम्ब्रेन कौन सी होती है बेटा? तो आउटर मेम्ब्रेन मैंने आप लोगों को बताई थी कि कैप्सूल लेयर वगैरह यहां पर या स्लाइम लेयर वगैरह प्रेजेंट होती है, तो उसी को अपन ने क्या कहा था? आउटर मेम्ब्रेन। तो इन दोनों के बीच का जो स्थान होता है इसी को पेरीप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट बात करें साइटोप्लाज्म। तो देखो पहले हम आउटर बॉडी पढ़ चुके हैं, ठीक है? यहां पर जो बैक्टीरिया है बेटा उस बैक्टीरिया की आउटर स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि साइटोप्लाज्म, यानी सीधी सी बात है कि ये यहां पर क्या हो गई है? इंटरनल स्ट्रक्चर। एक प्रकार से अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई? इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहां पर वन बाय वन, तो देखो यहां मैंने आप लोगों को बताया कि सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट एक्सेप्ट 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम के अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं एब्सेंट होते हैं किसमें? बैक्टीरिया में। क्योंकि मैंने अच्छे से आपको अभी डायग्राम के थ्रू समझाया था कि एक भी सेल ऑर्गेनल वहां पर नहीं था, केवल सेल ऑर्गेनल के रूप में यहां जो पाया जा रहा था बेटा वो एक राइबोसोम पाया जा रहा था। वो भी किस प्रकार का था? 70S, जिसको अपन ने सब यूनिट में डिवाइड किया था, 30S एंड 70S। इसके अलावा जब आप इसको देखते हैं तो किसी भी प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स तो यहां पर नहीं है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है ना अदर सेल ऑर्गेनल्स यहां प्रेजेंट है। तो ये आप लोग याद रखोगे। ऑलराइट, चलो आगे बढ़े, आगे बात करते हैं अब किसके बारे में? यहां जेनेटिक मटेरियल बेटा, जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या होता है? तो मैंने आपको बताया प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस, जिसको न्यूक्लियोइड या जीनोफोर के नाम से भी आप लोग जाने थे, ये यहां पर प्रेजेंट है। क्यों बेटा इसको अपन ने क्यों प्रिमिटिव टाइप कहा? क्योंकि इसके ऊपर एक तो ये आपको याद रखना है कि इसके अंदर ट्रू क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहां नहीं पाई जाती, न्यूक्लियोलस भी यहां नहीं पाई जाती। तो ये सारी चीज मैं बता चुका हूं। अब देखो जेनेटिक मटेरियल को आप लोगों को याद रखना है कि दो अलग अलग तरीके से, एक तो यहां डीएनए पाया जाता है बेटा। क्या पाया जाता है? मेनली तो क्या पाया जाता है? डीएनए। और डीएनए मैंने आपको बताया था कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए यहां पर प्रेजेंट होगा। तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर फ्री और नेक्ड डीएनए यहां पर पाया जाता है, ये आप लोग याद रखोगे। एक मैंने आपको बताया कि ट्रू क्रोमोसोम्स एब्सेंट होते हैं, यानी कि यहां जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? सूडो क्रोमोसोम। तो सूडो क्रोमोसोम्स यहां प्रेजेंट होते हैं। क्यों बेटा इसको क्यों कहा? क्योंकि इनमें स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, इसलिए अपन क्या कह रहे हैं? सूडो क्रोमोसोम्स कह रहे हैं। अब स्टोन नहीं पाई जाती तो कौन सी पाई जाती है? तो बेटा नॉन स्टोन प्रोटीन पाई जाती है, उसका नाम है पॉलीमीन्स और प्रोटामीन्स। ध्यान रखना, दोनों के दोनों एग्जाम में पूछी जाती है, पॉलीमीन्स और
प्रोटामीन यहां पर प्रेजेंट होने वाली है, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करने वाले हैं यहां पर सेकंड, ये हिंदी आ चुकी है बेटा, इसकी हिंदी आप लोग देख लेना। इसके बाद प्लाज्मिड, मैंने आप लोगों को बेटा एक स्ट्रक्चर बताई थी और मैंने कहा था कि एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए पाया जा रहा है और उस एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए को या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल को या जेनेटिक मटेरियल को हमने क्या कहा था, प्लाज्मिड। और मैंने कहा था कि ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। मैं आप लोगों को डायग्राम में भी वापस दिखाना चाहता हूं इसको, क्योंकि देखो डायग्राम के थ्रू आप जब पढ़ते तो पढ़ने का एक मजा ही अलग है। तो बेटा मैंने ये यहां पर आप लोगों को एक स्ट्रक्चर दिखा रखी है, देखो एक स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को मैंने कहा था कि प्लाज्मिड है। क्या है? प्लाज्मिड। और मैंने इस प्लाज्मिड के बारे में कहा था कि एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। तो देखिए प्लाज्मिड की डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो एक अलग ही आनंद की तरीके से आप लोगों को यहां पर याद होने वाली है। तो देखो वन और मोर एक्स्ट्रा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, एक या एक से अधिक, हो सकता है कि एक हो सकता है एक से अधिक हो और हो सकता है कि बिल्कुल भी ना हो, है ना, जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट ही हो। ठीक है, तो वन और मोर एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए अदर देन द जेनेटिक डीएनए, जेनेटिक डीएनए के अलावा। ठीक है, उसी को आप क्या कहते हैं बेटा? प्लाज्मिड। अब देखो इसी को आप डायरेक्ट कहना चाहे तो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। अब बेटा ये क्या हेल्प करता है? तो प्रोवाइड द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टू द बैक्टीरिया। अरे बैक्टीरिया को बहुत सारे अलग अलग एंटीबायोटिक यूज करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का यूज कर लिया, है ना, तो ये अपन यूज करते हैं। तो इनके प्रति ये क्या कराता है बेटा? इसको रेजिस्टेंट प्रोवाइड कराता है, प्रतिरोधिता यहां पर प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा देखो इट इज यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पर भी इसको यूज करते हैं। और बाकी ये ध्यान रखना, ये कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि जब आपको स्टेटमेंट में पूछते हैं, ठीक है, तो स्टेटमेंट में कई बार पूछ लेते हैं कि क्या प्लाज्मिड बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कुछ ही में पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता। ये आप लोग याद रखना, कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा और कुछ में नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, व्हेन प्लाज्मिड अटैच जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज एपिसोम। तो ध्यान रखना, जो प्लाज्मिड है ये जब जेनेटिक मटेरियल के साथ अटैच हो जाता है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एपिसोम कहते हैं बेटा। तो ये कई बार पूछा जाता है कि एपिसोम्स किस में पाए जाते हैं? तो बेटा बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? बैक्टीरिया में। तो डायरेक्ट अपने एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन भी सोल्व कराने वाला हूं, इस टॉपिक के क्वेश्चन भी सोल्व कराने वाला हूं, क्योंकि टफ टॉपिक है ना, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी और अपन माइकोलॉजी, है ना, इनके क्वेश्चन भी साथ के साथ सोल्व करते चलेंगे एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, चलो इसके बाद देखो अपन बात करें तो इसके बाद आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया में फूड किस रूप में स्टोर होता है? तो बेटा मेनली आपसे यही पूछा जाता है, तो ध्यान रखना ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन। इसके अलावा वोलेटाइल पार्टिकल्स के रूप में, अल्फा बीटा ग्लोबुलेट्स के रूप में भी होता है, ये भी आप लोग याद रखोगे। और एक चीज याद रखना बेटा कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट बात करें, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा होता है फिर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता? तो बेटा यहां पर ये याद रखना है कि क्रोमेटोफोर पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? क्रोमेटोफोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना बेटा। और ये जो क्रोमेटोफोर है ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को किसमें बेटा? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, ये आप लोग याद रखोगे। तो बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस 1 प्रेजेंट होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस 2 एब्सेंट होती है। नेक्स्ट अपन बात करें भाई, तो नेक्स्ट आएगा, अब देखो कुछ मैंने क्वेश्चंस यहां आप लोगों के लिए डाले हुए हैं, उन क्वेश्चंस को भी अपन साथ के साथ सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलो तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने डाला, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो ऑप्शन है, जीनोफोर बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, एपिसोम बोलते हैं या प्लाज्मिड बोलते हैं। तो सीधा सा आपका आंसर आना चाहिए सर प्लाज्मिड था, जो कि एक एक्स्ट्रा वहां पर जेनेटिक मटेरियल था। जीनोफोर और न्यूक्लियोइड अपन ने डबल स्टैंडर्ड डीएनए को अपन ने कहा था, जो कि जेनेटिक प्रकार का था। डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए था बेटा, ठीक है, ट्रू डीएनए यहां पर जो था, ट्रू जो यहां पर क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है वहां। एपिसोम मैंने बताया था कि जब प्लाज्मिड इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ में या जेनेटिक मटेरियल के साथ में जुड़ जाता है तो उस कंडीशन को अपन एपिसोम बोलते हैं। तो एपिसोम्स किसमें पाए जाते हैं? देखो क्वेश्चन पूछा गया, सीधा क्वेश्चन पूछा, एपिसोम्स अकर्स इन, तो बेटा बैक्टीरिया में। किसमें होते हैं? बैक्टीरिया में। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन पूछा, मीजोसोम्स किसमें पाए जाते हैं? तो भी बैक्टीरिया में। क्या काम करते हैं मीजोसोम बेटा? ये भी पूछा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पूछा, विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। अरे बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया
को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो मैंने अभी तो बताया था कि मीजोसोम करते हैं। क्यों करते हैं बेटा? क्योंकि रेस्पायरेशन करने वाले हैं। क्या करने वाला है बेटा? ये रेस्पायरेशन करने वाला है। बिल्कुल इजी पॉइंट। इसके बाद देखो अपन बात करें न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन के बारे में। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, और इस टॉपिक को कंप्लीट करके फिर अपना क्लास भी एंड हो जाएगी, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। देखो बैक्टीरिया बेटा 3 अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन लेने वाला है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। कौन कौन से 3? तो बेटा ये यहां पर मेनली याद रखना है कि ऑटोट्रोपिक तरीके से भी न्यूट्रिशन लेता है, हेट्रोट्रोपिक तरीके से भी लेने वाला है, और बेटा ये आप लोग याद रखना कि सिम्बायोटिक। ऑटोट्रोप का मतलब क्या होता है बेटा? यानी कि खुद का भोजन खुद बनाएगा। बैक्टीरिया क्या करता है? खुद का भोजन खुद बनाता है। अभी तो बताया ऐसा कि बना सकता है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के रूप में क्रोमेटोफोर यहां पर प्रेजेंट था। बिल्कुल ये मैंने आप लोगों को बताया नहीं बताया? बिल्कुल बताया। देखो यहां पर मैंने अभी आप लोगों को बताया बेटा कि यहां पर फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट है, उस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के रूप में क्या पाया जा रहा है? क्रोमेटोफोर पाया जा रहा है। तो यहां पर ये क्या करेगा? खुद का भोजन खुद बनाएगा। खुद का भोजन खुद का खुद नहीं, खुद का भोजन खुद। इसको क्या लिखने वाले हो बेटा? खुद का भोजन खुद बनाएगा। खुद का भोजन खुद बनाएगा। ऑटोट्रोपिक है, ठीक है। हेट्रोट्रोपिक यानी कि डिपेंड रहता है बेटा, फूड के लिए डिपेंड रहेगा। किसके लिए? फूड के लिए जब डिपेंड रहते हैं, है ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है, जब फूड के लिए डिपेंड होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? हेट्रोट्रोपिक। तो ये डिपेंड रहने वाला है। सिम्बायोटिक बेटा, सिम्बायोटिक यानी कि वहां पर सहजीवन करके वो अपना फूड लेगा, और फूड के बदले में जिसके साथ भी सहजीवन कर रहा है उसको कुछ ना कुछ वो वहां पर प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। चलो अब देखो ऑटोट्रोप भी 2 प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं फोटो ऑटोट्रोप और कुछ होते हैं कीमो ऑटोट्रोप। फोटो ऑटोट्रोप यानी कि यहां पर ये जो यूज करते हैं, ये सनलाइट को यूज करते हैं बेटा। सनलाइट से ये एनर्जी बनाने वाले हैं। ये बेटा जो केमिकल्स होते हैं उससे एनर्जी बनाने वाले हैं। सेप्रोट्रोप और या सेकंड अपन बात करें हेट्रोट्रोप 2 प्रकार के हैं भाई। हेट्रोट्रोप यानी कि डिपेंड तो है फूड के लिए, लेकिन कुछ तो सेप्रोट्रोप और कुछ पैरासाइट। सेप्रोफाइट और पैरासाइट मैं आपको बता ही चुका हूं। सेप्रोफाइट और पैरासाइट बता चुका हूं ना। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि सेप्रोफाइट यानी कि ये जो अपना फूड लेंगे तो ये तो लेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर से, और बेटा ये लेंगे तो ये अपना फूड लेने वाले हैं लिविंग से, ठीक है। तो ये भी मैं बता ही चुका हूं। सिम्बायोसिस का इसका एग्जांपल याद रखना है। सिम्बायोसिस एसोसिएशन कौन करता है? तो राइजोबियम। राइजोबियम बेटा किसके साथ करता है? तो पल्सेस के साथ। किसके साथ? पल्सेस के साथ। जो पल्सेस होती है दलहनी क्रॉप्स होती है, उनकी जड़ों के अंदर ये पाया जाता है। वहां पर सिम्बायोसिस के रूप में रहेगा और वहां से दालों से अपना फूड लेने वाला है, नाइट्रोजन, ठीक है। चलो इसके बाद अपन बात करें तो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, ये इसकी हिंदी आ चुकी है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो अपने यहां पर बेटा ऑटोट्रोप्स थे, ऑटोट्रोप्स थे, उनको भी यहां पर अपन ने डिवाइड करवाया हुआ है। तो ऑटोट्रोप्स जो है बेटा, इनके अंदर आप लोग देखिए कि इसको मैंने 2 भागों में डिवाइड करवाया, फोटो ऑटोट्रोप और कीमो ऑटोट्रोप। फोटो में मैंने आपको बताया कि सनलाइट का यूज करता है बेटा एनर्जी के लिए। किसका यूज करने वाले हैं? सनलाइट का। किसका यूज कर रहे हैं? सनलाइट। एग्जाम्पल ही एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? एग्जाम्पल। कौन कौन से? तो पर्पल बैक्टीरिया है, इसके अलावा ग्रीन बैक्टीरिया है और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है। ये तीनों बैक्टीरिया जो है ये किस प्रकार के भाई? तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल बताए, है ना। एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया कौन सा है? तो बेटा ये आपको पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। सल्फर बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे हैं। सल्फर बैक्टीरिया अपन आगे पढ़ने वाले हैं जो कि कीमो ऑटोट्रोप आएगा, लेकिन पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया है। कैसा है बेटा? नॉन सल्फर। यहां कीमो ऑटोट्रोपिक की बात करें तो ये एनर्जी किससे लेने वाले हैं बेटा? केमिकल से लेने वाले हैं। एग्जांपल देखो, हाइड्रोजेनोमोनास हो गया, एच बैक्टीरिया के नाम से बोलते हैं। थायोबैसिलस जिसको एस बैक्टीरिया बोलते हैं, सल्फर बैक्टीरिया, है ना। इसके बाद देखो फेरोबैसिलस जिसको आयरन बैक्टीरिया बोलते हैं। मैथेनोमोमस की बात करें बेटा तो मिथेन बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर की बात करें तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। सूडोमोनास और माइक्रोकोकस की बात करें तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखोगे। तो इस तरीके से ये अपना पोषण लेने वाला है। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। आगे देखो अपन बात करें तो यहां हेट्रोट्रॉफ्स जो हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि कुछ तो सेप्रोफाइट्स होंगे। सेप्रोफाइट यानी कि अपना जो फूड लेंगे वो किससे लेने वाले बेटा? डेड ऑर्गेनिक मैटर।
डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेने वाले हैं, उनको तो अपन क्या बोलेंगे भाई, उन सभी को अपन कहने वाले हैं हेटेरोट्रॉफ्स। क्या कहने वाले हैं? हेटेरोट्रॉफ। यानी कि एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे हेटेरोट्रॉफ के? तो क्लोस्ट्रिडियम हो जाएगा, स्यूडोमोनास हो जाएगा, इसके अलावा बेटा बोटुलिनम हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करें हेटेरोट्रॉफ का सेकंड टाइप पैरासाइट, यानी कि ये जो अपना फूड लेते हैं बेटा पैरासाइट, तो ये अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। किससे लेते हैं बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखने वाले हैं। एग्जांपल ज़ैंथोमोनास, बैसिलस और बेटा इकोलाई, बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखोगे। ठीक है, तो ये बेटा अपना चैप्टर होता है कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन यहां आज का, और एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा था और क्वेश्चन AFO के अंदर पूछा हुआ है, इसलिए 5 ऑप्शन है कि इन बैक्टीरिया विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अकर्स। ठीक है, बैक्टीरिया में किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है? तो बेटा ऑटोट्रॉप होता है क्या? बिल्कुल अभी हमने पढ़ा। सेप्रोट्रॉप होता है क्या? बिल्कुल। सेप्रोट्रॉप भी तो पढ़ा था हमने। अरे हेटेरोट्रॉप के तो 2 टाइप थे, एक तो सेप्रोट्रॉप सेप्रो और बेटा एक पैरासाइट। इसके अलावा सिम्बायोटिक अपन ने पढ़ा, राइजोबियम। तो बेटा ये सभी होते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दिस। कौन सा आ जाएगा राइट आंसर? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये हमारी क्लास होती है कंप्लीट। बैक्टीरिया होता है कंप्लीट। अगर आप में से किसी को भी कोई भी दिक्कत रही हो तो आप लोग कंसर्न कर सकते हैं। फटाफट बताएं, जिससे फिर क्लास को करेंगे एंड, और एंड करके फिर आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, है ना, बैक्टीरिया की टैक्सोनॉमी भी के बारे में पढ़ेंगे, तो डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो कोई भी दिक्कत किसी को भी तो यहां आप लोग कंसर्न कर सकते हैं। फटाफट बिल्कुल विकास, आपकी प्लांट पौधों की क्लासेस PDF भी डलवाएंगे भैया ना। और कोई दिक्कत किसी को? कमल किशोर, नेहा, रमाकांत, श्रवण, शिल्पा, वंदना, अगर किसी को भी कोई दिक्कत रही हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और कैसी लगी क्लास ये भी आप बता सकते हैं। जल्दी जल्दी क्विक फटाफट, या फिर क्लास को कर दें एंड। सब कुछ क्लियर है? ऑल इज वेल? सिर्फ नेहा ने कंप्लीट क्लास ली है, एक श्रवण ने कंप्लीट क्लास ली है, बाकी तो लगता नहीं है किसी ने कंप्लीट ली है। वंदना ने भी ली है शायद कंप्लीट। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।